सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययनशाला में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हिंदी अध्ययनशाला में हिंदी विषय का अध्ययन करने के लिए पठन सामग्री का पास में होना बहुत जरूरी है। यदि आप लोग पठन सामग्री नहीं लाए हैं तो वीडियो को यहीं पर रोककर पठन सामग्री लाएं। पठन सामग्री में हिंदी व्याकरण की पुस्तक, हिंदी व्याकरण की नोटबुक, पेन, पेंसिल, इरेजर आदि सामग्री लेकर अध्ययन में उपस्थित हों। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 8 अलंकार नामक पाठ का पठन पाठन करेंगे। इस पठन पाठन के क्रम में जाने से पहले पिछली पाठ योजना में हमें जिन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कार्य दिया गया था, उन प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करेंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो देखकर, हिंदी व्याकरण के पुस्तक को पढ़कर, समझकर प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे और सही उत्तर लिखे होंगे। फिर भी एक बार मिलान कर लेते हैं। पहला प्रश्न था, श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। दूसरा प्रश्न था, यमक का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका उत्तर है, यमक का शाब्दिक अर्थ है दो अथवा जोड़ा। अगला प्रश्न है, किस अलंकार में शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर भी अलंकार समाप्त नहीं होता है? तो इसका उत्तर है अर्थालंकार में। अर्थालंकार ऐसा अलंकार है कि उसमें यदि शब्द के पर्याय को भी रख दिया जाए तो अलंकार समाप्त नहीं होता है। चौथा प्रश्न था, उपमा अलंकार के सभी अंगों का विस्तृत वर्णन करो। जी हां, उपमा अलंकार के सभी अंगों को विस्तार से लिखना था। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और समान धर्म। उपमेय जो प्रस्तुत है, जिसके लिए उपमा दी जाती है। उपमान अप्रस्तुत, जिससे उपमा दी जाती है। वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा समानता बताई जाती है। समान धर्म वह गुण अथवा क्रिया जो उपमेय और उपमान दोनों में पाया जाता है। विद्यार्थियों, 5वां प्रश्न था, जहां पर जोड़ तोड़ के साथ श्लेष अर्थ सिद्ध हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर है, जहां पर जोड़ तोड़ के साथ श्लेष अर्थ सिद्ध हो वहां सभंग श्लेष अलंकार होता है। यह श्लेष अलंकार का ही भेद है। इस प्रकार विद्यार्थियों, पिछली पाठ योजना में आपको जो प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दिए गए थे वो पूर्ण हुए। आइए अगले क्रम में पढ़ते हैं। पिछली पाठ योजना में हमने किस पाठांक को पढ़ा था, उसी पाठांक की पुनरावृत्ति करेंगे। विद्यार्थियों, पिछली पाठ योजना में हमने पाठांक पृष्ठ संख्या 44 और 45 को पढ़ा था। तो उसी के पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य मुख्य बिंदुओं को
पुनरावृत्ति में शामिल करते हुए हम एक बार फिर से दोहराएंगे। देखिए, उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला होता है पूर्णोपमा और दूसरा होता है लुप्तोपमा। पूर्णोपमा मतलब पूर्ण उपमा, लुप्तोपमा मतलब लुप्त उपमा। पूर्णोपमा क्या है? जिस उदाहरण में उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं वहां पूर्णोपमा होती है। यानी उपमा अलंकार का यदि कोई उदाहरण बताया गया है और उस उदाहरण में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म ये सभी उपस्थित हैं, तो वह उदाहरण में पूर्णोपमा होगी। उसे उपमा अलंकार के पहले भेद पूर्णोपमा से जाना जाएगा। दूसरा लुप्तोपमा। तो उपमा अलंकार के जिस उदाहरण में उपमा के चारों अंगों में से उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म में से किसी एक अथवा अनेक का लोप होगा वहां लुप्तोपमा होगी। ठीक। अब लुप्तोपमा के भी कुछ भेद होते हैं। लुप्तोपमा के तीन भेद होते हैं। पहला एक लुप्ता, दूसरा दो लुप्ता और तीसरा तीन लुप्ता। तो एक लुप्ता क्या है? जहां पर उपमान, वाचक शब्द, समान धर्म में से कोई एक लुप्त हो तो एक लुप्ता है। दो लुप्ता, जहां पर धर्मोपमान लुप्ता या वाचकोपमान लुप्ता लुप्त होंगे तो वहां पर दो लुप्ता होगी। और जहां पर उपमान, वाचक शब्द तथा समान धर्म लुप्त होंगे वहां तीन लुप्ता होगी। परंतु एक विशेष बात ध्यान रखिए, लुप्तोपमा में प्रायः समान धर्म ही लुप्त मिलता है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। अर्थालंकार का दूसरा प्रकार रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है? जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता की प्रतीति हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया गया है मुख चंद्रमा है, तो यहां पर मुख पर चंद्रमा का आरोप किया गया है। मुख उपमेय है, चंद्रमा उपमान है। तो जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता की प्रतीति होती है, यानी उपमेय और उपमान अभिन्न दिखाई देने लगते हैं, यानी एक जैसे दिखाई देते हैं, अभिन्न का मतलब अलग ना होना, तो एक जैसे दिखाई देने लगते हैं, वहां रूपक अलंकार होता है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है कल्पना। जहां उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार को मनु, जनु, इव, मानो, मनो, मनहु आदि शब्द के आने पर आसानी से पहचाना जा सकता है। विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार में पद्यांश की पंक्तियों में मनु, जनु, इव, मानो, मनो, मनहु में से कोई एक शब्द अवश्य मिलता है, और जहां पर आपको यह शब्द मिल जाए वहीं पर आप समझ जाएं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु
नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो इस पंक्ति में मनहु शब्द के आने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह पद्यांश उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। अगला संदेह अलंकार, जहां पर रूप रंग आदि के सादृश्य से, जहां उपमेय में उपमान का संशय बना रहे या उपमेय के लिए दिए गए उपमानों का संशय रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण के लिए ध्यान दें, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अगला उदाहरण है, अगला प्रकार है अर्थालंकार का पांचवा प्रकार, भ्रांतिमान अलंकार। इसमें क्या होता है, जब उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है, यानी जो उपमेय है उसे हम भ्रमवश उपमान समझ लेते हैं, अर्थात उपमेय में उपमान का धोखा हो जाता है, तब वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए है, बिल विचार कर नाग शुंड में घुसने लगा विशैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। ठीक। इसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी की अत्यंत प्रशंसा के लिए कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कहा जाए, तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखें, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका शिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहां पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अत्युक्ति अलंकार, जब शौर्य, विद्यार्थियों यहां पर सूर्य लिखा हुआ है, सूर्य के बाद और लिखा हुआ है, तो ये सूर्य और इसके बाद जो और लिखा हुआ है ये दोनों गलत हैं। साथ में आर्य लिखा हुआ है, ये भी गलत है। इसके लिए आप अपने हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक के पाठांक पृष्ठ संख्या 45 पर ध्यान दें, वहां पर आपको शुद्ध शब्द मिलेंगे। अत्युक्त अलंकार में जब शौर्य, औदार्य, सौंदर्य, विरह, प्रेम, कीर्ति आदि को या आदि का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने के लिए झूठ का सहारा लिया जाता है, तब वहां अत्युक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, लखन सकोप वचन जब बोले और डग मगानी मही दिग्गज डोले, यहां पर अत्युक्ति अलंकार है। विद्यार्थियों, इसके साथ पिछली पाठ्य योजना में जो हमें प्रश्न उत्तर में लिखने के लिए दिए गए थे, उनका मिलान संपन्न हुआ। पिछली पाठ्य योजना में जो हमें पाठांक पृष्ठ संख्या 44 और 45 पढ़ाया गया था, उसका एक बार जो पुनरावृत्ति अध्ययन था वो भी समाप्त हुआ। अब हम आज के पाठांक पृष्ठ संख्या 46 पर बढ़ते हैं और इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो अब आप लोग हिंदी व्याकरण की पाठ्यपुस्तक के पाठांक पृष्ठ संख्या 46 को खोल लें। विद्यार्थियों, यहां पर बताया गया है, कुछ विशेष है। कहा जा रहा है अत्युक्ति एवं अतिशयोक्ति अलंकार में अंतर। तो अत्युक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार में क्या अंतर है वो यहां पर आपको बताया गया है। बताया जा रहा है अतिशयोक्ति में, अतिशयोक्ति जो होता है
इसमें सत्य का कुछ अंश रहता है, यानी अतिशयोक्ति जो बताया गया, इसमें सत्य का कुछ अंश रहता है, किंतु जो अत्युक्ति अलंकार होता है ये पूर्णतः मिथ्या, झूठ पर ही आधारित होता है। ध्यान दें, अत्युक्ति और अतिशयोक्ति में अंतर क्या है कि अतिशयोक्ति अलंकार में सत्य का कुछ अंश रहता है, परंतु अत्युक्त अलंकार में पूर्ण रूपेण झूठ पर ही आधारित होता है। अगला अन्योक्ति अलंकार, जहां पर उल्लेखित तथ्य या घटना को छिपाकर दूसरे आधार के माध्यम से अपनी बात को कहना, अर्थात अपनी बात को सीधे तरीके से ना कहकर अप्रत्यक्ष तरीके से कहा जाता है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। दूसरा है, आवत माली देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कलहीं हमारी पार। तो ये अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण थे। अब है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जब प्राकृतिक चीजों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, जब प्राकृतिक चीजों में या प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तब वहां मानवीकरण अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक उपादान मानव की तरह कार्य करते दिखाई दें, समझ में आए, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। विद्यार्थियों, फूल और कलियां प्राकृतिक उपादान हैं, प्रकृति की वस्तुएं हैं। फूल हंसे, फूल हंसते नहीं हैं, हंसने का काम मनुष्यों का होता है, मानव का है। कलियां मुस्काई, तो कलियां भी मुस्काती नहीं है, उनका भी ये मुस्काने का काम भी मानव का है। फूल और कलियां तो प्राकृतिक उपादान है। तो अब यहां पर फूल हंसी कलियां मुस्काई कहा जा रहा है, तो ये प्राकृतिक उपादानों को मानवीय भावनाओं के अनुसार कार्य करते हुए बताया जा रहा है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक विद्यार्थियों, आपको अर्थालंकार के प्रकार में सबसे पहले यही बताया गया था कि अर्थालंकार के 24 भेद होते हैं, जिनमें से प्रमुख भेद आपको बताए जा चुके हैं। बाकी के जो भेद हैं उनके नाम आपको बताए जा रहे हैं। बाकी सभी भेद आप लोग आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, इसलिए अर्थालंकार बस यहीं तक। तो शेष भेद नाम क्या है उन्हें देखें। 10वां है दृष्टांत अलंकार, 11वां है विभावना अलंकार, 12वां उपमेय उपमेयोपमा उपमेयोपमा अलंकार, 13वां प्रतीप अलंकार, 14वां अनन्वय अलंकार, 15वां विरोधाभास अलंकार, 16वां दीपक अलंकार, 17वां अपहृति अलंकार, 18वां स्वभोति अलंकार, 19वां व्यतिरेक अलंकार, 20वां विशेषोक्ति अलंकार, 21वां अर्थांतरन पाश अलंकार, 22वां उल्लेख अलंकार, 23वां असंगति अलंकार, 24वां काव्यलिंग अलंकार आदि। ठीक
विद्यार्थियों, इस प्रकार से आज का पठन पाठन यहीं पर समाप्त हुआ और इस पठन पाठन के साथ पाठ 8 भी समाप्त हुआ। परंतु अभी इस पाठ के 1 या 2 वीडियो और आएंगे, तब जाकर के ये पाठ पूर्ण रूपेण संपन्न होगा। और आज का ये वीडियो आखिरी वीडियो है। इसके बाद आप लोगों के सर्दियों की छुट्टियां हैं। अगला वीडियो आप लोगों को सर्दियों की छुट्टियों के बाद ही मिलेगा। तब तक आप लोग अपने पिछले कार्य को यदि अधूरा है तो पूरा कर लें। यदि आपने पढ़ा समझा नहीं है तो जरूर पढ़ समझ लें। सर्दियों की छुट्टी के बाद जब ये पाठ पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगा तब इस पाठ का टेस्ट होगा। अभी कोई टेस्ट नहीं होगा। आइए विद्यार्थियों, कुछ लिखित कार्य की ओर बढ़ें। लिखित कार्य में हमें यहाँ पर 1 से 6 तक प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को और इनके उत्तरों को हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। तो प्रश्न और इनके उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखें। पहला प्रश्न है, पूर्णोपमा किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न है, लुप्तोपमा के कितने भेद होते हैं? नाम लिखो। तीसरा प्रश्न है, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है? अगला प्रश्न है, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अगला प्रश्न, संदेह अलंकार का एक उदाहरण लिखो। और आखिरी प्रश्न है, जब किसी की प्रशंसा करने के लिए लोक सीमा का उल्लंघन करके बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए तब वहां कौन सा अलंकार होता है? विद्यार्थियों, सभी प्रश्न एवं इनके उत्तर हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखें। प्रश्न उत्तर को लिखने से पहले पाठांक प्रश्न संख्या 44 और 45 को बहुत ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, फिर लिखें। वीडियो को भी ध्यान से सुन सकते हैं एक बार फिर से। ठीक। और इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।